हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय को समझेंगे। यानी कि आज हमारा टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो विशेषता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय सरकार का तीसरा अंग है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार यानी पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो ये सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या विशेषता है वो हम पढ़ते हैं। देखो, कक्षा 8th की सामाजिक विज्ञान की किताब के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी हमारी सर्वोच्च न्यायालय क्या है, हमारी जो न्यायपालिका है उसका सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे संविधान का रक्षक है ये, यानी हमारे संविधान की क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी हमारे संविधान का रक्षक भी है और संविधान की व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मूल अधिकार है ना, हमारे जो 6 मूल अधिकार, उसकी क्या करता है, ये रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। आगे दोस्तों है, ये देश के समस्त न्यायालयों के ऊपर है, इसलिए ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत के अंदर जितने न्यायालय है उनमें सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। यानी सभी न्यायालयों की जो शिकायत की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं अपीलीय न्यायालय। अपील का मतलब होता है छोटे न्यायालय की अपील कहाँ की जाती है, बड़े स्तर पर। तो सर्वोच्च न्यायालय में सभी न्यायालयों की अपील की जाती है, तो इसको अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा और मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर क्या करेगा, वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश बनता है तो उस व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी योग्यता है, वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। वो यानी भारत का नागरिक हो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत का कर चुका हो। या तो वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर वह उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक क्या वकालत कर चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। या फिर राष्ट्रपति की राय से वह प्रसिद्ध कानूनविद हो। राष्ट्रपति की राय में वह अगर प्रसिद्ध कानून का ज्ञाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो ये शर्तें पूरी करता हो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 साल तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। 65 साल के बाद में उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। स्वयं के त्यागपत्र से या महाभियोग के द्वारा इसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 65 साल। लेकिन स्वयं के त्यागपत्र अगर वो चाहे तो 65 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या फिर सिद्ध कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने के कारण या अपने कार्य में असमर्थता के कारण महाभियोग के द्वारा उसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन मिलता है ना, वो किससे प्राप्त होता है, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। यानी भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो पहला आता है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसमें क्या अर्थ है, प्रारंभिक का मतलब होता है वह अधिकार जो प्रारंभ में सबसे पहले किसके पास जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास। प्रारंभ में कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे पहला पॉइंट है नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी विवाद होने पर। यानी नागरिकों को मूल अधिकार कितने दिए हैं, 6। उन मूल अधिकारों संबंधी विवाद होता है तो हम कहाँ जाएंगे विवाद लेकर, सर्वोच्च न्यायालय। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्य सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य विवादों की सुनवाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। यानी कि ये जो मामले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये सारे मामले किस में आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब होता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर
अधीनस्थ न्यायालय जो भी है, जो भी उच्च न्यायालय है, उनकी अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। यानी छोटे न्यायालय की शिकायत कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों? उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे 3 प्रकार के मामले हो सकते हैं। यानी उच्च न्यायालय के निर्णय जिससे हम संतुष्ट नहीं है, तो उस निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ऐसे 3 प्रकार के मामले हैं। वो है पहला संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले, अब संवैधानिक मामले कौन कौन से हैं? ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधित कोई प्रश्न विचारणीय हो। यानी ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो गया है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न विचारणीय है, तो वो निर्णय कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट, दीवानी मामले। अब दीवानी मामले में कौन कौन से मामले आते हैं? ज़मीन जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से संबंधित मामले। यानी ये सभी मामले किस में आते हैं? दीवानी मामले में। और दीवानी मामले के अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट है फौजदारी मामले। अब फौजदारी मामले में कौन कौन से मामले आते हैं? ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से संबंधित हो। यानी कि इनसे संबंधित जो भी मामले आते हैं, यानी अपराध, चोरी, हत्या, डकैती, ये मामले किस में आते हैं? फौजदारी मामले में। तो संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामला, ये तीनों मामले किस में आते हैं? अपीली क्षेत्राधिकार। यानी इन तीनों मामलों से संबंधित कोई भी, यानी कि हमें अपील करनी है, तो हम कहाँ करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। यानी कि संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले से संबंधित कोई भी अपील हो जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हो, तो हम कहाँ अपील करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों का रक्षक। संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति कौन सी है? संविधान और मौलिक अधिकारों का रक्षक। इसमें क्या लिखा है? सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। यानी सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, यानी उसके अपोजिट है, उस कानून को कोई नहीं मानता, तो उस कानून के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय में। उस कानून को हम क्या कर, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा? अवैध घोषित कर देगा। यानी सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर देगा, उस कानून को देश से हटा देगा। उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ऐसे कानून को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। वह कानून जो सरकार द्वारा निर्मित हो, दोबारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में उसको चलन से समाप्त करना या अवैध घोषित करना, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरा पॉइंट आता है नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है। यानी नागरिकों के जो मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है ना, उनका अगर हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे ही हमारे मूल अधिकारों की हनन हो रहा है तो हम शिकायत कहाँ करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय, इसके सभी निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इन निर्णयों का प्रयोग आगे आने वाले मुकदमों में कानून की तरह किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है वह न्यायालय जिसके निर्णय सभी न्यायालय को मानने पड़ते हैं। यानी कोई भी ऐसा उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है वह न्यायालय जिसकी अपील सभी न्यायालय मानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 2,80,000 रुपये। यानी वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये पर मंथ है। एक महीने में कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना दोस्तों? 2,50,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या है वो कितनी है? 34। यानी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी कर दी गई दोस्तों? 34 कर दी गई है। 33 + 1 का मतलब होता है 1 तो हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 हो गए अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बिंदु है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री शरद अरविंद बोबड़े। श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं, यानी वर्तमान के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे H.J. कनिया। H.J. कनिया क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रथम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? दिल्ली के अंदर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 65 साल। 65 साल तक वो पद पर बने रह सकते हैं।
उसके बाद आता है महाभियोग। महाभियोग क्या दोस्तों? सीध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, वो पद्धति है महाभियोग। यानी इस महाभियोग के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सीध कदाचार अथवा असमर्थता यानी कार्य में समर्थ नहीं हो, इस कारण से हम उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत, वो भी अलग अलग 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पद्धति कौन सी है? महाभियोग। नेक्स्ट आता है कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या लिखा? कॉलेजियम व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कॉलेजियम व्यवस्था से नियुक्त किया जाता है। इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर क्या आता है? 4 तो होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 क्या आता है? मुख्य न्यायाधीश। ये समूह न्यायाधीशों के नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि कौन समूह? ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ये क्या करते हैं? जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सूची तैयार करते हैं। वो सूची किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की सूची के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम व्यवस्था से होती है। इस कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर 4 तो होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। ये सूची बनाकर किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इसी सूची के आधार पर भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ताकि आप मेरे इस वीडियो से जुड़े रहो। धन्यवाद।